उदित सीमानगर गांव के चौराहे पर पानी पूरी बेचा करता था, लेकिन सर्दी का माहौल हो चुका था, इसलिए उसकी पानी पूरी का काम कम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन वो पानी पूरी बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी, 10 रुपए प्लेट पानी पूरी, पानी पूरी खा लो, ताजा ताजा पानी पूरी खाओ और पानी पूरी का मजा लो। उदित आवाज लगाकर थक जाता है, पर कोई नहीं आता और इस तरह अब सुबह से शाम तक उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक पानी पूरी खाने के लिए नहीं आता। सुबह से शाम हो गई, पर किस्मत तो देखो, एक ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। उदित खुद से ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक औरत आती है और कहती है, अरे उदित भाई, कितने की दे रहे हो पानी पूरी? बहन जी, 10 रुपए प्लेट है, आपके लिए लगा दूं? ठीक है भाई, लगा दो, लेकिन चटपटा अच्छा रखना, मुझे चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। बहन जी, आप पानी पूरी खाकर तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। जैसा आपको चाहिए मैं वैसा ही पानी पूरी बनाता हूँ। उदित ये बोलता है और उसे पानी पूरी खिलाता है। औरत पानी पूरी खाकर देखती है। पहली पानी पूरी खाते ही उसके दांतों में ठंडक महसूस होती है और वो आधी पानी पूरी थूक देती है। क्या बात है बहन जी, पानी पूरी थूक क्यों दी? स्वाद में कुछ कमी थी क्या? नहीं भाई, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि मौसम कितना ठंडा है और ऐसे में ठंडा पानी दांतों पर लगते ही जलन मारता है। बहन जी, अब पानी पूरी तो ऐसे ही बनती है, इसीलिए मैंने ऐसे ही बनाई है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी पानी पूरी के प्लेट के 10 रुपए दे दूंगी, पर मुझसे एक से ज्यादा नहीं खाई जाएगी। मेरे दांत ठंडी चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं बहन जी, जब आपने पानी पूरी खाई ही नहीं तो आप मुझे किस चीज के पैसे देंगी? मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं जो भी कमाता हूँ मेहनत का कमाता हूँ। उदित इतना बोलकर उसे जाने के लिए कह देता है और वो वहाँ से चली जाती है। सुबह से शाम तक उदित की जैसे तैसे 3 से 4 प्लेट पानी पूरी ही बिकती है और वो पैसे लेकर घर आ जाता है और वो पैसे वो अपनी बीवी के हाथ में रखता है। अजी, इन पैसों से क्या होगा? इन पैसों से हम हमारा गुजारा कैसे कर पाएंगे? शायद इसीलिए भगवान ने मुझे बांझ रखा है, क्योंकि हमारे पास बच्चों को पालने के लिए पैसे भी नहीं है। रेखा, तुम्हारा पति थका हारा काम करके आया है और तुम उसे आते ही सुना रही हो। मैं क्या करूं अगर मेरी पानी पूरी नहीं बिकती है तो? और खबरदार, जो अगली बार खुद को बांझ बोला तो। माफ करना जी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस गरीबी में हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, इसलिए भावनाओं में मेरे मुंह से ये सब बातें निकल गई। कोई बात नहीं रेखा, मैं समझता हूँ कि तुम इस गरीबी में कैसे गुजारा कर रही होगी। घर में जो भी है वो तुम ले आओ, वही खाकर हम आज सो जाते हैं। जिसके बाद अब रेखा खाना लगा देती है और उदित और रेखा प्याज रोटी खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही गरीबी में उदित अपना गुजारा कर रहा था। समय गुजरता है और एक दिन उदित ने ठेला लगाते हुए अपनी पत्नी से कहा, रेखा, तुम तो जानती ही हो कि ठंड बहुत ज्यादा है। एक काम करो, मेरे लिए बोतल में पानी भर कर दो। पानी को गर्म कर देना और उसके आसपास कपड़ा लपेट देना ताकि वो ज्यादा देर तक गर्म रहे। रास्ते में प्यास लगती है तो ठंडा पानी पिया नहीं जाता। मैं समझती हूँ जी, तभी तो शायद पानी पूरी भी नहीं बिक रही, क्योंकि कौन ठंडे पानी की पानी पूरी खाएगा। हाँ, अब तुम जल्दी से मुझे पानी गर्म करके बोतल पर कपड़ा लपेट कर दे दो। मैं ठेला लगाने जाता हूँ। भगवान का आशीर्वाद रहा तो आज कम से कम 10 प्लेट पानी पूरी तो अच्छे से बिक ही जाएगी। जी ठीक है, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी पानी गर्म करके एक बड़ी सी बोतल में भर के लाती हूँ, ताकि पूरे दिन का आपका गुजारा हो सके। रेखा रसोई में जाती है और पानी गर्म करके एक बोतल में भर देती है और उसके आसपास कपड़ा लपेटकर उदित को दे देती है। उदित भी ठेले पर उस बोतल को रखकर पानी पूरी बेचने के लिए गांव की गलियों में निकल पड़ता है। गोलगप्पे खा लो, गोलगप्पे, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे। उदित बोल बोल कर गलियों में गोलगप्पे बेच रहा था, लेकिन कोई भी उसके गोलगप्पे खाने आने को तैयार ही नहीं था। उसे प्यास लगती है और वो पानी पीता है और खुद से कहता है,
कब से घूम रहा हूँ लेकिन कोई भी मेरे गोलगप्पे खाने के लिए नहीं आ रहा। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने रेखा को बोलकर आज गर्म पानी ले लिया था। इससे सर्दी से राहत मिल जाएगी। उदित ये बोलता है और उसे उस औरत की बात याद आती है और उसने कहा, इतने ठंडे मौसम में जब मैं ठंडा पानी पी नहीं रहा तो लोग ठंडा गोलगप्पा कैसे खाएंगे? मुझे उन लोगों के बारे में सोचना होगा अगर मुझे अपना काम बढ़ाना है तो। बहुत सोचने के बाद में उदित के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो खुद से कहता है, अगर मैं इस मौसम में गर्म गोलगप्पे बनाकर बेचूं तो लोगों को जरूर पसंद आएंगे, क्योंकि लोगों को ठंडे पानी से दिक्कत है, मेरे गोलगप्पे से नहीं। ये सोचकर अब उदित अपने गर्म पानी की बोतल का पानी गोलगप्पे के पानी में मिक्स कर देता है, जिससे गोलगप्पे का पानी गर्म हो जाता है और अब गलियों में घूमता है और जोर जोर से आवाज लगाता है। गोलगप्पे, गर्मा गर्म गोलगप्पे, एक बार खाओगे बार बार आओगे, ऐसे गोलगप्पे कहीं नहीं पाओगे मात्र 15 रुपए में। उदित ऐसे ही आवाज लगाता है और वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। कुछ ही देर में उसके पास औरतों का झुंड लग जाता है, जो उससे कहती है, अरे भाई, लगता है हमने तुम्हारी बात सुनने में गलती कर दी है। क्या बोल रहे हो तुम? गर्मा गर्म गोलगप्पे? अगर हमें सुनने में गलती होती तो इतने सारे लोगों ने एक साथ कैसे सुना होता? इसने यही बोला है, गरम गरम गोलगप्पे। उदित इतनी सारी औरतों को एक साथ अपने ठेले पर देखकर खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बहन जी, ये गर्मा गर्म गोलगप्पे हैं, एक बार खाकर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो फिर देर किस बात की? जल्दी से हम लोगों के लिए गरम गरम गोलगप्पे लगा दीजिए। हम भी तो जरा गरम गरम गोलगप्पे खाकर देखें। मुझे तो नाम सुनकर ही रहा नहीं जा रहा। जरूर ये गोलगप्पे अनोखे होंगे, तभी तो तुमने इनका नाम इतना अनोखा रखा है। जिसके बाद उदित उन सबको गरम गरम गोलगप्पे खिलाता है और गरम गरम गोलगप्पे खाकर औरतें कहती है, अरे वाह, क्या गोलगप्पे हैं! ऐसे गोलगप्पे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाए हैं। सर्दियों के मौसम में तो मैं गोलगप्पे खा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ठंड की वजह से गोलगप्पे खाने का मन ही नहीं करता था। दांतों की परेशानी और हो जाती थी, इसलिए गोलगप्पे नहीं खाती थी। भैया, मेरे लिए तो तुम रोज शाम को इस मोहल्ले में आ जाया करो। मुझे तो ये गोलगप्पे बहुत पसंद है। अब से मैं रोज तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे खाऊंगी। सच में ऐसे अनोखे गोलगप्पे खाकर तो मजा ही आ गया। बड़ा स्वाद है तुम्हारे गोलगप्पों में। जिसके बाद में ऐसे उदित गलियों में घूम घूम कर गोलगप्पे बेच रहा था, तो वहीं कई देर तक वो घर नहीं आया था और रेखा को उसकी चिंता सताने लगती है। हे भगवान, अभी तक ये घर क्यों नहीं आए हैं? ऐसा वो कभी नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरी किसी बात का बुरा लग गया हो और आज भी कमाई ना हुई हो, इसलिए वो घर नहीं आए। हे भगवान, मेरा तो जी बैठा जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इनके बारे में कैसे पता कर पाऊं? रेखा चिंता किए जा रही थी और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। मुझे खुद ही जाकर उन्हें ढूंढना होगा। अब रेखा उदित को ढूंढने के लिए गांव में निकल जाती है, तो उसे उदित अपने ठेले पर ही खड़ा हुआ मिलता है और उसके आसपास गोलगप्पे खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। अच्छा, तो ये यहाँ हैं और आज इनकी दुकान पर ग्राहक थे, इसलिए ये अभी तक घर नहीं आए और मैं बैठकर इनकी इतनी चिंता कर रही थी। अब रेखा उदित के पास जाती है, तो उदित आवाज लगा रहा था, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गर्मा गर्म गोलगप्पे बस थोड़े से बचे हैं, जिसको खाने हैं जल्दी आओ जल्दी खाओ। रेखा भी अपने पति की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उदित गरम गरम गोलगप्पे बेच रहा है। वो उसके पास जाती है और कहती है, गर्मा गरम गोलगप्पे? ऐसे भी कोई गोलगप्पे होते हैं क्या भला? होती है रेखा, और आज तुम सिर्फ ऐसी चीज सुन नहीं रही हो बल्कि खाकर भी देखोगी। एक बार ये गोलगप्पे खाकर तो देखो। हाँ जी, वैसे तो मुझे गोलगप्पे इतने पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे गोलगप्पे खाने की शुरू से आदत नहीं है, लेकिन ये नाम सुनकर खाने का मन बहुत कर रहा है। बड़ा अनोखा नाम है। रेखा, एक बार खाकर देखो, तुम भी मेरे गर्मा गर्म गोलगप्पों की फैन हो जाओगी। जिसके बाद अब उदित रेखा को गरम गरम गोलगप्पे लगाकर दे देता है और गोलगप्पा खाते ही रेखा कहती है,
ये गोलगप्पे नहीं है, बल्कि हमारी सोई हुई किस्मत की चाबी है। आपको पता है, गांव के अंदर ये गरम गरम गोलगप्पे बहुत बिकेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ रेखा, भगवान करे ऐसा ही हो। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं। उदित के गरम गरम गोलगप्पे गांव में खूब बिक रहे थे। हर कोई गोलगप्पे खाने के लिए कतार में खड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद में उदित रेखा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे लेकर आता है और कहता है, आज हमारा सपना साकार होने जा रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ जाकर तुम खुश हो जाओगी। पर उस जगह को तो मैं तभी देख पाऊंगी ना, जब आप मेरी आंखों से ये पट्टी हटाओगे। हाँ बाबा रुक जाओ, इंतजार का फल मीठा होता है। अब रेखा की आंखों से जैसे ही उदित पट्टी हटाता है, तो सामने उदित की एक बड़ी सी दुकान थी, जिस पर लिखा था गरम गरम गोलगप्पे की दुकान। यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों तरह के गोलगप्पे खिलाए जाएंगे। मैं ये क्या देख रही हूँ, आपने गोलगप्पे की दुकान खोल दी। भगवान ने हमारी सोई हुई किस्मत को जगा दिया। ये सब उन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हो पाया है, जिसने मेरे ठेले की वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल पर डाल दी और सब लोग गर्मा गर्म गोलगप्पे खाने के लिए आने लगे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बस यही नहीं, अब तो लोग मुझसे तरह तरह के गोलगप्पों की मांग कर रहे हैं। चॉकलेट वाले गोलगप्पे, पान वाले गोलगप्पे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर तरह के गोलगप्पों की दुकान खोल लूँ। अजी, फिर आपने इस दुकान का नाम ये क्यों रखा है? आप इस दुकान का कुछ और भी तो नाम रख सकते थे। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो इसी गर्मा गर्म गोलगप्पे ने हमारी सोई हुई किस्मत जगाई। इसीलिए उसी के नाम पर मैंने अपनी दुकान का नाम रखा गर्मा गर्म गोलगप्पे। सच में मुझे बहुत खुशी है कि अब हमारी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। मुझे उम्मीद है कि भगवान हमें अब जल्दी से एक संतान दे देगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो रेखा, अब मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा और खुद को भी, और हम पता करेंगे कि आखिर हमें संतान क्यों नहीं हो रही। सोनम की सास और उसकी ननद बारी बारी से उसको दिलासा दे रही थी। विनोद को गुजरे हुए पूरे 13 दिन हो गए थे। उसकी 13वीं पर आए हुए लोग भी वापस जा चुके थे और सोनम अभी भी रोए जा रही थी। चुप हो जा सोनम, अगर तेरा पति गया है तो मेरा भी तो बेटा गया है। हाँ भाभी, मेरा भी तो भाई गया है। उन दोनों की बात सुनकर सोनम ने अपने आंसू पोंछे और फिर चुपचाप अपने कमरे में अपने बच्चों के पास चली गई। अगले दिन सुबह विनोद के घर इंश्योरेंस वाले आए। विनोद ने 2-3 पॉलिसी अपने इंश्योरेंस की ली हुई थी और उसके ऑफिस से भी कुछ लोग आते हैं जो विनोद के नाम के जितने पैसे ऑफिस में थे वो सब सोनम को सौंप देते हैं और 10 दिन के अंदर ही अंदर विनोद ने जितने भी सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी ली हुई थी उन सब का पैसा सोनम को मिल जाता है। देखा सोनम बेटी, जिसको जाना था वो चला गया। आगे इन दोनों बच्चों की तरफ देखो। ये जितना भी तुम्हें पैसा मिला है, मेरी बात मानो, सारा कैश करा लो। ये घर तो मेरे नाम है। हम यहाँ से चले जाएंगे, इसको बेच देंगे। अब हमारे पास इन 2 बच्चों के सिवा और कौन है? इनके उज्जवल भविष्य को देखना होगा। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस घर में अब मेरा भी मन नहीं लगेगा। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। भैया की जगह अब मैं लूंगी। मैं नौकरी करूंगी, मैं सब कुछ देखूंगी। अपनी सास और ननद की बातें सुनकर सोनम को भी लगा कि वो लोग कितने अच्छे हैं और उसके भले के लिए सोच रहे हैं। फिर सोनम ने उन लोगों की बात मान ली और सारा पैसा कैश करा लिया। सोनम, कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बेटा, बच्चों का मन ऐसा ही होता है। ये सारा पैसा मेरे कमरे में रख दो। ठीक है मम्मी जी, आप ही सारे पैसे ले जाइए। सारा पैसा अपनी सास के हाथ में देने के बाद में सोनम अपने बच्चों के साथ सो गई और सुबह जब आंख खुली तो घर में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो वहाँ अनजान लोगों को देखती है। अरे भाभी जी, आप अभी तक यहीं पर हैं? मेरा घर है तो मैं तो यहीं पर होंगी, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने घर खरीदा है। मैं उनको यहाँ पर दिखाने के लिए आया हूँ। आपकी सास से मेरी बात हुई थी। और सोनम अपनी सास को आवाज लगाने लगती है, मम्मी जी, मम्मी जी। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। सोनम फोन मिलाती है तो फोन भी स्विच ऑफ था। क्या हुआ भाभी जी? क्या आपको नहीं पता था इस डील के बारे में? अनजान लोगों को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर सोनम और भी ज्यादा घबरा रही थी। उसने जल्दी से अपने बच्चों को उठाया और अपनी अलमारी खोली तो वहाँ बस केवल बच्चों के और उसके कपड़े पड़े थे। सारे जेवर और पैसे सब गायब थे। उसने एक बैग में सारे कपड़े डाले और बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई। माँ, क्या हुआ? हम लोग घर से क्यों निकल आए? क्या हुआ माँ? तू रो क्यों रही है? बताओ ना, दादी और बुआ कहाँ गई? मैं तो पराए घर से आई थी,
लेकिन ये दोनों तो उनका अपना खून थे। इनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी, जरा तरस नहीं आया। उन्हें पता था मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, क्या रिश्तों पर पैसा इतना भारी होता है। तभी रोते रोते सोनम का हाथ अपने गले में पड़ी हुई चेन पर जाता है। वो तुरंत ही अपनी चेन गले से निकालती है और एक सुनार की दुकान पर जाकर उसे बेच देती है। सुनो भैया, यहाँ कहीं किराए का मकान मिलेगा? किराए का मकान बहन जी? एक काम करो, यहाँ से 2 गली आगे मैंने कल आते समय देखा था, वहाँ पर शायद किराए के लिए जगह खाली है। सोनम अपने बच्चों के साथ वहाँ पर जाती है। बाहर लिखा था कमरा किराए के लिए खाली है। सोनम बात करके कुछ पैसे कम कराती है और वो कमरा ले लेती है। माँ, अब यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम लोग यहीं रहेंगे। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। एक पल में ही सोनम को होश आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ पर अपने ही अपनों को सबसे बड़ा धोखा देते हैं। वो एक दुकान पर जाकर बच्चों के लिए चाय ब्रेड ले लेती है और जब तक चाय वाला चाय बना रहा था, सोनम ने अपने आप को उसकी जगह खुद को देखा। विनोद जी कहते थे कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। नौकरी का पता नहीं कब तक मिलेगी और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ भी है। मार्केट भी अच्छी खासी है। क्या मुझे चाय बेचने का काम शुरू करना चाहिए? हाँ, शायद यही ठीक रहेगा। अगर नौकरी नहीं मिली तो हाथ में ये थोड़ा सा पैसा भी खत्म हो जाएगा और अगर ये काम शुरू करूंगी तो रोज कुछ ना कुछ पैसे तो जरूर मिलेंगे। और घर तक आते आते सोनम मन बना लेती है कि वो अपनी चाय की दुकान खोलेगी। बच्चों को वो सब खिलाने के बाद सोनम फिर बाहर मार्केट में आती है और थोड़ा बहुत सामान रसोई के लिए ले लेती है। फिर वो एक चूल्हा खरीदती है, एक दुकान पर जाकर एक छोटे सिलेंडर का इंतजाम करती है और इन सब कामों में उसे शाम हो जाती है। दोनों बच्चे डरे सहमे उस कमरे में बैठे हुए थे। अपनी माँ को आया देख वो दोनों उसके गले लगकर रोने लगते हैं। माँ तू कहाँ चली गई थी? हमें बहुत डर लग रहा था। बेटा, मैं तो इंतजाम करने के लिए गई थी कि शाम को कुछ बनाकर तुम्हें खिला दूंगी। डर क्यों रहे हो? यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है ना? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस हमें भी लगा आप भी दादी और बुआ की तरह हमें छोड़कर चली गई हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? भला मैं तुम दोनों को कैसे छोड़ सकती हूँ? चलो डरो मत, थोड़ा थोड़ा पानी पियो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। फिर सोनम बच्चों को खाना बना कर देती है। अगले दिन सुबह वो सारा सामान लेकर उस बाजार के कोने में चाय बनाने लगती है। वो अपने दोनों बच्चों को भी साथ लेकर आई थी। माँ, क्या तुम यहाँ पर अब चाय बनाया करोगी? हाँ बेटा, मैं यहाँ पर चाय बनाया करूंगी क्योंकि मुझे तुम लोगों को स्कूल भेजना है। बहुत दिन की छुट्टी हो चुकी है। तुम लोगों को पढ़ाना लिखाना भी तो है और कामयाब भी बनते हुए देखना है। माँ, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी 2-4 मजदूर वहाँ पर आते हैं और सोनम से चाय बनाने के लिए कहते हैं। सोनम अच्छे से दूध डालकर उसमें चाय पत्ती, अदरक और इलायची डालकर चाय बनाती है। वो मजदूर जैसे ही पहला घूंट चाय का लेते हैं, उन्हें चाय बहुत ही अच्छी लगती है। चाय तो बहुत बढ़िया थी। सुबह सुबह ऐसी चाय मिल जाए तो पूरा दिन शरीर में फुर्ती रहती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही है। वाकई में चाय तो बहुत ही अच्छी है। सोनम को अच्छा लगता है। वो उन लोगों से पैसे ले लेती है। उसके बाद सोनम बच्चों के स्कूल में फोन करती है और उनकी प्रिंसिपल को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, आप चिंता मत कीजिए। आप बच्चों को 4 दिन बाद आराम से स्कूल भेजिए। मैडम, मैं जानती हूँ कि मैं फीस देने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं अपने बच्चों की फीस दे दिया करूंगी। बस आप मेरे बच्चों को कभी इस बात की भनक मत लगने देना। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। सोनम फोन रखती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और सोनम से कहता है, 10 चाय पैक कर दो। बेटा, मैं प्लास्टिक में चाय नहीं डालती हूँ, मैं केतली में चाय डालकर दे रही हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। चाय डालने के बाद केतली वापस कर देना। प्लास्टिक की चाय शरीर को नुकसान देती है। फिर वो लड़का चाय और सोनम के बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में सोनम का बेटा खाली केतली लेकर वापस आता है और शाम तक सोनम की काफी चाय बिक जाती है। शाम के समय जब वो सारा सामान समेट रही थी कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। बहन जी, चाय बड़ी अच्छी थी। मैंने सुबह अपने बेटे को भेजा था यहाँ पर। आपने केतली दी थी? हाँ, याद आया मुझे। मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और पूरा दिन मेरे पास लोग आते जाते रहते हैं। आज के बाद मेरे यहाँ पर चाय सिर्फ आपके यहाँ से आएगी। या तो आप पैसे दिन के हिसाब से ले लेना या हफ्ते में हिसाब कर लेना। ठीक है, मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगी। फिर सोनम घर आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और पूरे दिन भर में जो भी पैसे उसने कमाए थे उनको गिनकर एक तरफ रख देती है। कल सुबह मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयारी करूंगी और उसके बाद ही काम पर जाऊंगी।
उन दोनों ने क्या सोचा था कि वो हमें इस तरह हालात में छोड़कर चली जाएंगी और हम मर खप जाएंगे। अगले दिन सुबह सोनम अपने बच्चों को तैयार करती है और उन्हें स्कूल छोड़कर आती है। उसके बाद वो सारा सामान लेकर चाय बनाने वाली जगह पर जाती है और चाय बनाने लगती है। कल जो मजदूर आए थे आज उनके साथ और भी मजदूर थे। जैसे जैसे मार्केट शुरू हो रही थी वैसे वैसे सोनम के पास आज चाय के कई ऑर्डर थे। आज शाम को भी वो प्रॉपर्टी डीलर सोनम से पूछता है तो सोनम बच्चों की फीस का सोचकर उसे कहती है कि हफ्ते के हफ्ते पेमेंट कर देना। और फिर सोनम की चाय की दुकान बहुत अच्छी चल पड़ती है। वो हर चीज बड़े अच्छे से नाप तोल कर डालकर चाय बनाती थी। फिर साथ ही साथ उसने वहाँ पर नमकीन, बिस्किट और छोटा मोटा खाने पीने का सामान भी रखना शुरू कर दिया। समय इसी तरह बीतता जाता है। कई साल बाद माँ, ये देखो मुझे नौकरी मिल गई। और माँ, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब मैं भी नौकरी करूंगी। माँ, बस अब मैंने सोच लिया है, अब तुम काम नहीं करोगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं काम क्यों नहीं करूंगी? माँ, तुम्हें याद है कि मैं एक गुल्लक में पैसे डालता था? कल मैंने वो गुल्लक फोड़ दी और उसमें से बहुत अच्छे खासे पैसे निकले और 1-2 महीने बाद मैं भी थोड़े पैसे जोड़ लूंगा। माँ, तुम ये काम करना, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी एक छोटी सी सुंदर सी दुकान हो जाए। इतने सालों की मेहनत के बाद आपको भी तो थोड़ा प्रमोशन मिलना चाहिए ना। ये सुनकर सोनम खुश हो जाती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। फिर 1-2 महीने बाद सोनम एक अच्छी सी दुकान देख लेती है और वहाँ पर चाय का काम शुरू करती है। सब लोग भी बहुत खुश होते हैं कि सोनम ने आखिर इतने सालों बाद अपनी एक दुकान बना ही ली और अब सोनम अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताती है। रेखा एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। वो 9 माह की गर्भवती थी। इस आश्रम को चलाने वाले गिरधारी लाल बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनकी पत्नी सरला भी आश्रम में सब बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। रेखा के बारे में जानकर सरला को बहुत दुख होता है। रेखा, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, जरा संभल कर काम किया करो। मैंने देखा आज सुबह से तुम सारी जगह पर झाड़ू पोछा किए जा रही हो। यहाँ पर और भी लोग हैं, ये काम वो भी कर सकते हैं, तुम कोई और काम कर लो। अब मैं क्या करूँ मैम, मेरे पास कोई और काम है ही नहीं। जब से वो गए हैं तब से इधर उधर मन लगाने की कोशिश करती रहती हूँ और जब से डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे जुड़वा बच्चे होंगे तब से मैं और भी टेंशन में हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं अकेली जान कैसे 2 बच्चों को रख लूंगी। अगर बेटा बेटी हो गई तो भी ठीक है, अगर दोनों बेटे भी हुए तो भी ठीक है, अगर मेरी दोनों जुड़वा बेटियां हुई तो फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगी? 2 लड़कियों के बारे में सोचकर ही मुझे होल आ रहे हैं। इसमें इतनी डरने की क्या बात है रेखा, सब पल जाएंगी। आप नहीं समझोगी मैम, अगर जुड़वा बेटियां हुई तो उनका विवाह भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर तुम्हारी जुड़वा बेटियां हुई तो एक बेटी को मैं गोद ले लूंगी। रेखा इस अनाथ आश्रम में 2 साल से काम कर रही थी और सब उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो एक बहुत ही सभ्य महिला थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पति के मरने के बाद से थोड़ी सी परेशान रहने लगी थी। देखते ही देखते रेखा के प्रसव का दिन आ जाता है। जैसा कि रेखा को डर सताया जा रहा था, उसके यहाँ 2 जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं। आपको 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं? क्या आपके साथ कोई आया है? तभी सरला अपने पति गिरधारी लाल के साथ वहां आती है। रेखा, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हारे यहाँ जुड़वा बेटियां होंगी तो एक बेटी को मैं गोद ले लूंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर रेखा थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर वो चिंतित हो जाती है और सरला को हाँ बोल देती है। तुम्हारा धन्यवाद रेखा, आज तुम्हारी वजह से मेरी भी झोली भर गई। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। आप मेरी एक बेटी ले लो, उसे अभी मैंने देखा तक नहीं है। अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसे दे नहीं पाऊंगी, इसलिए आप अभी जाकर सारी कानूनी कार्रवाई करके उस बेटी को ले लो। सरला रेखा की बात को सही ठहराती है और जाकर कानूनी कार्रवाई करके उसकी एक बेटी को गोद ले लेती है और सरला रेखा की मदद करने के लिए उसे एक रकम भी देती है। पहले तो रेखा बहुत मना करती है, लेकिन बाद में उन पैसों को ले लेती है और अपनी बेटी को लेकर अपने गांव चली जाती है। वहीं गांव में उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और एक छोटा सा घर। जिस घर को बड़ा करने का सपना देखने के लिए वो दोनों पति पत्नी शहर आए थे और यहीं से रेखा की दोनों बेटियों की किस्मत एकदम से बदल जाती है।
रेखा अपनी बेटी का नाम विभा रखती है और सरला अपनी बेटी का नाम आभा। सरला अपनी बेटी आभा के लिए सारी खुशियां खरीद कर ले आती है। क्या चीज नहीं थी जो आभा के कमरे में नहीं थी। सुंदर सा पालना, बहुत सारे खिलौने, सुंदर सुंदर कपड़े, मखमल का बिस्तर। वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। और उधर रेखा अपनी बेटी को लेकर गांव आ जाती है तो गांव में वो उसके लिए एक चद्दर का पालना बनाती है। अपने ही हाथ से ही सिले हुए कुछ खिलौने बनाती है और रेखा काम करते वक्त उसे कभी अपनी पीठ पर बांध देती तो कभी अपनी छाती पर। वो अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाती और उन्हें ही बेचकर अपना गुजारा करती। देखते ही देखते 6 साल भी हो जाते हैं और दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुनो जी, आभा का कल पहला दिन है स्कूल जाने का। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये 4-5 घंटे मैं उसके बिना कैसे बिताऊंगी। इतने सालों में मैंने उसे एक बार भी अपने से दूर नहीं किया। तुम बहुत अच्छी माँ हो। किसी पराई लड़की को इतना प्यार दिया है कि सगी माँ भी न दे पाती। आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी भी ये बात कहकर मेरा दिल मत दुखाना। आभा मेरी बेटी है। तभी आभा भागते भागते वहां आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मी जी, आप कौन सी बोतल ले आई हो? मैंने कहा था ना मुझे पिंक कलर की बोतल चाहिए और आप मेरे लिए ब्लू ले आई हो। आई एम सॉरी बेटा, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी पिंक कलर की बोतल दिलाकर लाती हूँ। सरला आभा को बोतल दिलाने के लिए जाती है और उधर गांव में, अरे वाह वाह, आपने तो कितना सुंदर रंग बिरंगा मेरा बस्ता तैयार कर दिया। स्कूल में तो सब बच्चे फिर मेरा ही बस्ता देखेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया, देख मैंने तेरे लिए ये बोतल भी तैयार की है। रेखा एक खाली पानी की बोतल पर सुंदर सी नक्काशी करके उसे पीने की बोतल बनाकर विभा को दे देती है और वो दोनों चीजों को पाकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों बच्चियां अलग अलग जगह पर स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। स्कूल जाते हुए अभी कुछ ही समय होता है कि रेखा, तुम्हारी बेटी तो पढ़ाई में बहुत होशियार है। कोई भी चीज एक ही बारी में याद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी बेटी विलक्षण बुद्धि की पैदा हुई है। वो तो मैं नहीं जानती टीचर जी, लेकिन जब मैं इसको किताब पढ़ाती थी तो ये सब कुछ याद करके जल्दी जल्दी ही मुझे सुना देती थी। सच में विभा बहुत ही होशियार बच्ची है। उधर आभा के लिए भी टीचर यही बोलती है, जिसे सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते दोनों बच्चियां 12वीं की कक्षा पास कर लेती हैं। एक तरफ आभा बहुत अमीरी में जीवन गुजार रही थी, जहां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। वहीं विभा एक एक चीज के लिए तरसती रहती थी, लेकिन कभी भी रेखा से किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। स्कूल की तरफ से विभा को स्कॉलरशिप मिलती है। रेखा, विभा ने तो हमारे स्कूल का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। इस पर भगवान की असीम कृपा है। सरकार की तरफ से विभा को स्कॉलरशिप मिली है और जो एंट्रेंस टेस्ट इसने दिया था उसमें तो ये अव्वल रही है। इसलिए तुम इसका भविष्य खराब मत करो। इस गांव में रहकर इसको लेकर तुरंत शहर चले जाओ। वहां के एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और किस्मत वापस रेखा को शहर ले आती है। उसे अपनी दूसरी बेटी की बहुत याद आती है। एक बारी रेखा सोचती है कि अनाथ आश्रम जाकर देखो, फिर मन कड़ा करके नहीं जाती। विभा का एडमिशन शहर के नामी कॉलेज में हो जाता है। देख विभा, नया शहर है, जरा संभल कर बेटा। यहाँ के तौर तरीके सब तेरे लिए नए हैं। माँ, मैं सब जानती हूँ, आपकी बेटी सब संभालेगी। पर माँ, हम यहाँ क्या करेंगे? हमारे पास तो काम ही नहीं है। तेरी प्रिंसिपल ने मुझे काम दिला दिया है एक स्कूल में आया था, वहीं रहने का भी हो जाएगा। तू अपने कॉलेज जा, मैं भी काम पे जाती हूँ। विभा कॉलेज जाती है। इतना बड़ा कॉलेज देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसे अंदर जाने में भी डर लग रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है और विभा से, हे, ये तुम क्या पहन कर आई हो? ये बाल कैसे बना लिया आज? और ये सस्ता सा सूट, क्या ये ड्रीम से तुम्हारे? आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? ऐसा बोलकर विभा वहां से चली जाती है और वो लड़की उसे ही देखे जा रही थी। तभी पीछे से आभा आकर उसके सिर पर मारती है। तू यहाँ है और मैं तुझे गेट के पास देख रही थी। ओए सुन, तू इतनी जल्दी कपड़े बदल कर कैसे आ गई? भांग खा ली है क्या?
मैं यही पहन कर आई हूँ। तुझे यकीन नहीं होगा, अभी बिल्कुल तेरे जैसी लड़की देखी मैंने। चल पागल हो गई है तू, मैं अकेली ही खुद जैसी हूँ। पता किया कहाँ है हमारी क्लास? फिर वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं। वहाँ विभा पहले से ही क्लास में होती है। जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। देखा, मैं इसी की बातें कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो दिखने में ही इतनी गरीब लग रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी टीचर आ जाती है। तुम दोनों बहनें हो? दोनों एक साथ बोलती हैं। नहीं, पर दोनों को देखकर सब यही कह रहे थे कि ये सगी बहनें लग रही हैं। कॉलेज के बाद दोनों घर जाती हैं। मम्मी, मेरी क्लास में एक लड़की आई है, बिल्कुल मेरे जैसी। हम दोनों जुड़वा लग रही थी। बस वो किसी आया की बेटी है। ये सुनकर सरला थोड़ी हैरान होती है और सोचती है कि रेखा तो गांव में रहती है, फिर वो लड़की कौन होगी? और वहाँ विभा, माँ, आज हूबहू मेरे जैसी लड़की मेरी क्लास में मैंने देखी। हे भगवान, कहीं वो मेरी ही बेटी तो नहीं है? अच्छा, क्या नाम है उसका? आभा नाम है। बहुत अमीर है। इतने सुंदर कपड़े पहनकर आई थी। उसके पास खुद की बड़ी सी कार भी थी। उधर सरला, अच्छा, उसकी माँ ही है, बाप नहीं है क्या? हाँ, मैम ने जब सबसे पूछा था तब उसने कहा था कि वो गांव से आई है अपनी माँ के साथ और उसे स्कॉलरशिप मिली है, तभी इतने बड़े कॉलेज में आई है। इसे कहते हैं किस्मत। हाँ, यही किस्मत है, तभी तो इतने सालों बाद तुम दोनों मिल गई। सरला सारी बात गिरधारी लाल को बता देती है। मन छोटा मत करो, रेखा तुमसे आभा को नहीं लेगी। अगर लेना होता तो वो बहुत पहले ही ले लेती। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आभा को नहीं खोना चाहती। संभालो खुद को। दोनों बच्चियों को पता चले, हम खुद उन दोनों को बता देते हैं और मुझे पूरा यकीन है वो दोनों समझ भी जाएंगी। गिरधारी लाल रेखा का पता लग पाता है। उसे और विभा को लेकर घर जाता है, जहाँ सरला और आभा उनका इंतजार कर रही थी। रेखा सरला को देखकर नमस्कार करती है। सरला भी आभा और विभा दोनों हैरान सी खड़ी थी। तब गिरधारी लाल दोनों बच्चियों को सब सच बता देता है। रेखा आभा को गले लगा लेती है। मैम, आभा आपकी ही बेटी है, मेरी तो बस विभा है। आपने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। आभा, तुम भी इन्हें दिल से मानती हो। और बेटा, मैं और विभा को आदत है इस लाइफ की, तुम नहीं रह पाओगी। और फिर सरला जी से अच्छी माँ तुम्हें नहीं मिलने वाली थी। दोनों बहनें अच्छी दोस्त बन जाती हैं और अपनी पढ़ाई खत्म होते ही विभा को सरकारी नौकरी मिल जाती है और आभा की शादी सरला बड़ी धूमधाम से करा देती है। और वही विभा अपनी माँ रेखा को बहुत खुश रखती है और अपने विभा के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है। गिरधारी लाल रेखा को अनाथ आश्रम संभालने को देता है, जिससे सरला और रेखा साथ रहें और बेटियां भी। प्रीति अपनी कुछ सहेलियों के साथ गली में खेल रही होती है। तभी उसकी